जय हिंद दोस्तों। आज हम प्राचीन भारत का चैप्टर 10 देखेंगे, जिसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट वीडियो रहेगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा ये, लेकिन इसमें हम लोग हर चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। इसमें जितना भी आपका मैप आएगा, जो भी चित्र वगैरह आएगा, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे। और प्लस लास्ट में हम लोग इसी में क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आप थोड़ा सा, अगर आपको सच में अच्छे से मौर्य साम्राज्य को समझना है, थोड़ा सा धैर्य रखिए और देखिए किस तरीके से इसमें, क्योंकि क्या है ना, पूरा दिन भर इसमें एक एक चैप्टर में पूरा दिन भर लगा हुआ है। तो एक बार देखिए, कोशिश कीजिए इसको अच्छे से समझने का। मुझे पूरा यकीन है कि आप बस धैर्य रख करके पूरा वीडियो देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको खत्म करेंगे। ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। देखिए, मौर्य साम्राज्य, सबसे पहले जो मौर्य साम्राज्य है उसका हम लोग देखेंगे कि वो जो है इतिहास में उसकी जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य जो है, ये 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व का ये बीच का जो समय है, ये मौर्य साम्राज्य का है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य हम लोग को पता है कि ये बहुत ही विशाल, ठीक है, हमारा पूरा, मैं दिखाऊंगा अभी पूरा मैप में दिखाऊंगा कि केवल उस समय इंडिया ही नहीं, पूरा ईरान से लेकर के इधर अपना जो बांग्लादेश वगैरह, ये सब जो म्यांमार जो देख रहे हैं इधर, ये पूरा इधर ईरान, ये पूरा अपना इंडिया, मतलब उस समय का इंडिया का जो एक नक्शा था ना, वो अलग ही था, देखेंगे हम लोग उसमें। तो वो मौर्य साम्राज्य था, बहुत ही शक्तिशाली। ये जो इसी में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक वगैरह, ये सब चीज आते हैं। तो इसलिए क्या है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साम्राज्य था। तो इसलिए हम लोग को इसको पढ़ना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से याद रखना है एक एक चीज। और अशोक के बारे में तो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य है वो, उसकी जो जानकारी है वो कैसे मिलती है। मौर्य जो साम्राज्य था या मौर्य वंश था, इसका जो जानकारी हम लोग को कैसे पता चलता है कि जो इतिहास में एक मौर्य साम्राज्य था, मौर्य वंश था, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत सारे युद्ध किए थे, बहुत सारे क्षेत्र को जीता था उसने, बहुत बड़ा उसका साम्राज्य था। ये सब कैसे पता चलता है, देखिए, सबसे पहले हमारे पास है साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत देखते हैं हम लोग, अर्थशास्त्र आता है। ठीक है, ये अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य के द्वारा जो लिखा गया वो। ठीक है, उसके बाद से ये मुद्रा राक्षस, ये नाटक, इसके अंतर्गत जितने भी पुराण वगैरह है इसके बारे में हम लोग देखे थे पहले भी। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ जो है उसके उससे रिलेटेड भी, उसमें जो अ, ये जो ग्रंथ वगैरह जो लिखे गए हैं उसमें भी हम लोगों को मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। तो इस तरीके से हो गया साहित्यिक साक्ष्य, याद रखेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य का सबसे मुख्य ये है, अर्थशास्त्र जो है। ठीक है, इसी में पूरा साम्राज्य के नियम वगैरह सब चीज इसमें रहता है। क्योंकि आपको जो अभी चंद्रगुप्त मौर्य, इस तरीके से जो टीवी सीरियल आता है, मेरा बहुत फेवरेट है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है उस सीरियल को देखना। तो उसमें भी आप देखे होंगे कि जो आचार्य चाणक्य होते हैं उनका, मतलब हर जगह पे आप देखना, एक शॉर्ट्स वीडियो वगैरह भी आता है उनका, मोटिवेशनल, या फिर मोटिवेशनल नहीं बोल सकते हैं, बल्कि एक एकदम मतलब परफेक्ट बात करने के, उनका जो एक तरीका होता है बात करने के लिए, जो बताने का, हर चीज़ को पूरा एकदम लॉजिक तरीके से समझाते हैं कि, देखे होंगे आप, बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग। तो वो क्या करते हैं, उन्हीं के थ्रू, ठीक है, चंद्रगुप्त के साथ मिल करके जो घनानंद का जो साम्राज्य है उसको समाप्त करके मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो ये जो है अर्थशास्त्र है, उन्हीं का ये लिखा हुआ, उसी में वो सिद्धांत वगैरह बताते हैं कि जो साम्राज्य है उसको चलाने के लिए कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो याद रखना है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस याद रखना है, पुराण याद रखना है, उसके बाद से बौद्ध जैन ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद से देखिए विदेशी विवरण, विदेशी विवरण में आप ये याद रखना है कर्टियस। ठीक है, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज को सबसे ज्यादा याद रखेंगे, स्ट्रैबो को भी याद रखना है आपको। ठीक है, ये स्ट्रैबो को याद रखना है। और कर्टियस को।
तो सबसे ज्यादा स्ट्रेबो मेगास्थनीज, स्ट्रेबो मेगास्थनीज। मौर्य में देखिए स्ट्रेबो, कोशिश कीजिए याद रखना ही है। मेगास्थनीज मस्ट है, इसको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। पुरातात्विक साक्ष्य से भी हम लोग को पता चलता है कि एक मौर्य साम्राज्य था जो कि बहुत शक्तिशाली था। देखिए स्तूप, गुफा, क्योंकि स्तूप वगैरह भी देखें अशोक उस समय सांची स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया। इस सारा चीज का हम लोग पूरा फोटो वगैरह हर चीज देखेंगे, अच्छे से इमेज के साथ समझेंगे, ठीक है, मैप के साथ समझेंगे उसको। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए, हम लोग शुरू करते हैं। मैं खुद भी चाह रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा सा एक टाइमिंग थोड़ा सा कम हो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, बहुत ज़्यादा समय ना लगे, लेकिन एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं। स्तूप एवं गुफा से भी पता चलता है, अशोक के अभिलेख के द्वारा पता चलता है, और जूनागढ़ ये गिरनार में ये अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो है इससे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो ये हम लोग का भी शुरुआत है, बेसिक है, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम लोग शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो मौर्य साम्राज्य जो है, सबसे पहले थोड़ा सा स्टोरी हम लोग समझते हैं। यदि हम लोग को नहीं पता होगा तो हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। प्लस याद जो रखना है वो तो रखना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मौर्य साम्राज्य से पहले नंद वंश था, ठीक है। नंद वंश जो था उसका एक तरीके से क्रूर शासक बोल सकते हैं। आप सीरियल भी देखे होंगे, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आता है। तो जो नंद वंश था ना, नंद वंश का जो शासक था वो क्रूर था, ठीक है, और उसका नाम था घनानंद। तो जो घनानंद रहता है, घनानंद, और उसी समय क्या होता है कि जो आचार्य चाणक्य है उसके पास जाते हैं कि क्या होता है उस समय कि उनका जो एक वो जो क्षेत्र होता है ना, उस क्षेत्र में आक्रमण के लिए इसको एक तरीके से क्या है, घनानंद बहुत ही ज्यादा मदिरा और अपने मस्ती में गुम रहता है। तो घनानंद को आचार्य चाणक्य बताने जाते हैं कि हमारे साम्राज्य में दूसरे शत्रुओं का आक्रमण होने वाला है, आप थोड़ा सा इन सभी चीजों से बाहर आकर के एक अच्छे से शासन कीजिए। तो घनानंद उसमें क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, आचार्य चाणक्य को जो एक तरीके से धक्का देता है, जो भी उस समय हुआ होगा, कहानी यही है। उस समय एक तरीके से आचार्य चाणक्य अपमानित होते हैं, फिर वहां पे अपना चोटी खोल लेते हैं और बोलते हैं जब तक इस नंद वंश को विनाश नहीं करूंगा, जब तक समाप्त नहीं करूंगा, तब तक मैं चोटी नहीं बांधूंगा। फिर वहां पे वो धीरे से वहां से निकल लेते हैं। ये खोज रहा है अब, आचार्य चाणक्य को खोज रहा है कि इसको, ये क्या है, इसको कहीं से किसी भी तरीके से इसको मार दिया जाए। वो छुपते छुपाते कैसे भी अपना एक तरीके से एक शासक खोजते हैं जो कि बहुत ही एक तरीके से शक्तिशाली हो, बहुत मतलब एक तरीके जो भी हो, उसके अंदर एक जो नंद वंश है उसको हराने की शक्ति होनी चाहिए। तो ऐसे करते करते फिर चंद्रगुप्त से सामना होता है। फिर चंद्रगुप्त को धीरे धीरे करके अपना ज्ञान वगैरह सब चीज, प्रशासन, हर चीज को समझा करके सिखा करके उसको फिर तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद से चंद्रगुप्त फिर इन चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य मिल करके नंद वंश को समाप्त करते हैं, पराजित करते हैं, और उसके बाद से मौर्य वंश की स्थापना होती है। मौर्य वंश की स्थापना कैसी होती है, मौर्य वंश का संस्थापक आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम मूरा भी बोलते हैं, मूर भी बोलते हैं, तो मूरा भी हम लोग कह सकते हैं। मूरा ये नाम था चंद्रगुप्त के माता का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूरा है उसी से मौर्य बनता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो है उसी को फिर मौर्य, एक तरीके से मौर्य वंश यहीं से पड़ता है नाम, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हो गया। इसका देखिए जैसे यहाँ पे संस्कृत में भी अर्थ है, यानी कि जो मूर मूर है उसी का अर्थ भी है मौर्य। तो उस तरीके से फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य ये वंश पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो ये सब हम लोगों को समझ में आ गया कि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये आचार्य चाणक्य के साथ मिल करके नंदवंश को समाप्त करता है। और ये कब करता है, 322 ईस्वा पूर्व में, ठीक है। और फिर वहां पे मगध की गद्दी पर बैठता है। तो ये कौन सा क्षेत्र कौन सा है, मगध है, ठीक है। मगध हम लोग मैप में सारी चीजों को देखेंगे अभी तुरंत। तो ये मगध कब, ये 322 ईस्वा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। उसके बाद से मौर्य साम्राज्य, यहाँ पे देखिए उत्तर पश्चिम में ईरान, ठीक है, जिसको फारस भी उस समय कहते थे, से लेकर के
पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक पूरा फैला हुआ था। ये जो साम्राज्य हम लोग अब देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये जो मौर्य ये पूरा ये पूरा आप देख रहे हैं ना, ये सब चीज़ पूरा मौर्य साम्राज्य है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में देखिए यहाँ पे ये मगध है। ठीक है, यहाँ पे कोसला है, यहाँ पे कलिंग है। ठीक है, और यहाँ पे अस्मक है, सिंध है यहाँ पे। तो ये जो पूरा है ना, ये मौर्य एम्पायर है। ये यहाँ से लेकर के पूरा इधर तक, ये पूरा यहाँ तक, पूरा ईरान तक, ये पूरा फैला हुआ है यहाँ तक। ठीक है, ये आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। देखिए गंधार यहाँ पे है, ये गंधार। ठीक है, तो ये मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो और अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पे देखिए अवंती है, ये अवंती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है मैप। अच्छे से देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, ये मौर्य एम्पायर है, ये पूरा यहाँ तक, यहाँ ये पूरा ईरान तक फैला हुआ है। यहाँ पे ये सिंध है, यहाँ गांधार है, उसके नीचे मतलब पूर्व साइड में कौशल है। ठीक है, फिर मगध है। ठीक है, और इधर यहाँ पे ये जो उड़ीसा है, ये उड़ीसा को पहले कलिंग कहते थे, तो यहाँ पे कलिंग है। और यहाँ पे अस्मक है, यहाँ बीच में अवंती है। ठीक है, ये इस तरीके, जहाँ सारनाथ है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये इस तरीके से ये लाइन में ठीक आपको ऐसे करके याद रख सकते हैं, गांधार, कौशल, मगध, सारनाथ। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का अब यहाँ से स्टोरी शुरू होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये यूनानी शासक जो होता है, ये सेल्यूकस निकेटर, इसको ये पराजित करता है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद से, फिर पराजित होने के बाद से, जान तो रहे हैं जो विदेशी लोग होते हैं वो लोग किस तरीके से रहते हैं। तो वो लोग क्या हुए कि कमजोर हुए, तो वो लोग क्या कर लिए, संधि कर लिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, यानी कि मौर्य वंश के साथ संधि कर लेते हैं। संधि करने के बाद से ये चंद्रगुप्त फिर यहाँ पे एक तरीके से अब दहेज या फिर जो भी बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर पराजित होने के कारण से, देखिए यहाँ पे 500 हाथी के बदले 500 हाथी इनको देने के लिए ये लोग कहते हैं, कौन, यूनानी शासक। तो यहाँ पे यूनानी शासक जो हैं वो लोग उसके बदले, यानी कि ये चंद्रगुप्त कहते हैं कि इसके बदले यहाँ पे ये हेरात, ये कांधार, बलूचिस्तान, काबुल, ये क्षेत्र हम लोग को दे दो। उसके साथ ही साथ यहाँ पे ये जो यूनानी होते हैं, यूनानी अपनी पुत्री हेलेना, हेलेना का विवाह कर देते हैं चंद्रगुप्त से। तो यहाँ पे याद रखेंगे चंद्रगुप्त की यहाँ पे पत्नी कौन हुई, हेलेना। ठीक है, लेकिन ये जो जानकारी है ना, ये जो यूनानियों का, ये जो हेलेना जो है यूनानी, इनसे जो शादी हुआ है, ये जो जानकारी है ये सिर्फ इन्हीं लोगों का ही एक तरीके से ग्रंथ में मिलता है। देखिए यहाँ पे ये एपियानस नामक यूनानी, यूनानी इसका जानकारी देता है। ठीक है, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज के चंद्रगुप्त दरबार में भेजा, ये तो ठीक है। हम लोग मेगास्थनीज जो हम लोग देख चुके हैं कि ये क्या है, चंद्रगुप्त के दरबार में आता है। इससे भी बहुत सारा जानकारी मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। लेकिन जो ये यूनानी जो यूनानियों से ये जो संधि हुआ, उसके बाद से जो हेलेना से जो विवाह हुआ ना, ये हम लोग का अपने इंडिया में कहीं पे ऐसा जानकारी नहीं है। ये केवल ये एपियानस नामक यूनानी ही, ये एक जो भी होगा ये इसका भी अपना एक थ्योरी होगा, जो भी होगा वो जो व्यक्ति है ना, एपियानस, इसके द्वारा हम लोग को ये पता चलता है। तो इतना याद रखना है। अगला जो इसके बाद जो आएगा ना, वो सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से आपको एकदम अच्छे से रट के रहना है। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें बस इसमें याद रखना है। यूनानी लेखकों ने यहाँ पे पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा, ये याद रखना है आपको, पालीब्रोथा, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा। जो यूनानी लेखक हैं, ये जो यूनानी, यही है यूनानी शासक। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो है, इसको याद रखना है। ये किससे पराजित हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य से।
तो यूनानी लेखक जो है ये पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कौन है आज के समय में? पटना। तो पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहते हैं, पालीब्रोथा पाटलिपुत्र, पालीब्रोथा पाटलिपुत्र। अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि पालीब्रोथा यूनानी शासकों के अनुसार से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र है। तो वहां पे फिर आपको ऑप्शन आएगा, फिर आप उस समय अगर कंफ्यूज हो गए, भूल गए तो दिक्कत है ना। यहाँ पे देखो ये पा है और ली है, इसमें भी पा है और ली है। बाकी ब्रोथा तो कोई दिक्कत नहीं है, पाली ब्रोथा, ठीक है। पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहते थे, के नाम से ये लोग जानते थे, ठीक है। और ये जो मेगास्थनीज है ये जो मौर्य दरबार में बहुत समय तक रहता है। और मेगास्थनीज के द्वारा इसके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है उसका नाम क्या है? इंडिका। ये अच्छे से याद रखना, इंडिका से बहुत अच्छे से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जितना भी जानकारी मिलेगा सब विदेशी लोग ही आकर के देते हैं। हमारे देश में हमारे देश के लोग, हमारे देश के राजा महाराजा, हमारा देश के ये मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा जो साम्राज्य है इसके बारे में भी हम लोग को जानकारी नहीं है, ठीक है। मतलब गजब का बात है। ये जो जानकारी है ये बाहर देश के लोग आते हैं और वो लोग हम लोग को बताते हैं कि हमारे देश में इस तरीके से साम्राज्य था। आगे देखते हैं, अब उस समय का स्थिति क्या था नहीं पता, लेकिन ऐसा है, ठीक है। देखिए आगे। दामन के गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने यहाँ पे प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख। तो ये रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है? गिरनार अभिलेख। फर्स्ट आपको अब यहाँ से बहुत अच्छे से ये चीज को याद रखना है, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। तो गिरनार अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। याद रखना है, इसलिए मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, इसी में समय लग गया मेरे ख्याल से। तो गिरनार अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। अच्छे से याद रखना है। और इसमें क्या पता चलता है? इसमें ये पता चलता है कि जो पश्चिम भारत में जो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र ये जो गुजरात, ठीक है, इसको जीत करके अपना पूरा क्षेत्र में मिला लेता है और अपना जो शासन है वो प्रत्यक्ष रूप से वहां तक शासन करता है, ये पता चलता है। उसके बाद से इस प्रदेश में ये पुष्यगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का राजपाल रहता है, यानी कि ये जो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र में ये राज्यपाल यहाँ पे कौन रहता है चंद्रगुप्त का? वो रहता है पुष्यगुप्त। जो पुष्यगुप्त होता है यही सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है। सुदर्शन झील जो है ये गुजरात में ही है। तो गुजरात का जो है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मैप में। ये देखिए, मैप के थ्रू याद रखना है आपको। सुदर्शन झील यहाँ पे है, ये देखिए, ये क्या है? ये हमारे इंडिया का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, और ये है अपना गुजरात। देखिए यहाँ पे ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे राजस्थान है, ठीक है। तो ये जो कोने में अपना ये जो गुजरात पड़ता है ना, ये गुजरात, इस गुजरात के यहाँ पे देखेंगे कोने में, ये यहाँ पे है सुदर्शन लेक। तो सुदर्शन लेक को आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। सुदर्शन को सुदर्शन लेक को पुष्यगुप्त के द्वारा निर्माण करवाया जाता है, इसको याद रखना है आपको। तो पुष्यगुप्त कौन से झील का निर्माण कराता है? तो सुदर्शन झील का। और ये कहाँ है? सौराष्ट्र का राज्यपाल होता है, यानी कि गुजरात का राज्यपाल होता है। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य के समय में, समय काल में, ठीक है, याद रहेगा ये। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन मतानुयायी थे, यानी कि जैन धर्म को ये मानता था, ठीक है। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में यहाँ पे सिंहासन छोड़ करके जैन मुनि ये भद्रबाहु। तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके एक तरीके से किसके समर्थन में, ठीक है, जो है जैन धर्म को अपनाया इस तरीके से, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली, इस तरीके से प्रश्न बनता है। तो आपको वहां पे याद रखना है कि वो है भद्रबाहु, ठीक है। तो भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लेते हैं
और फिर यहाँ से इनका अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम समय में श्रवणबेलगोला, ये कर्नाटक में है, तो श्रवणबेलगोला में जा कर के ये 298 ईस्वा पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर त्याग कर देते हैं। इसको जैन धर्म में संलेखना या संथारा विधि कहा जाता है। संथारा या संलेखना क्या है? ये एक तरीके से जैन धर्म का एक एक अपने शरीर को त्यागने का ना, एक तरीके से क्या बोलना चाहिए इसको, जैसे मोक्ष मिलता है ना, तो जैन धर्म का ये मानना है कि उनको मोक्ष प्राप्त करने के लिए संलेखना या संथारा विधि के द्वारा अपना शरीर त्याग करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अभी ये सांथारा प्रथा क्या है और संलेखना विधि क्या है। ठीक है, देखिए संतारा प्रथा के अंतर्गत जब जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है, तो वह एकांत वास ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन देह त्याग कर देता है। तो ये एक तरीके से क्या है कि सांतारा प्रथा जो है, सांथारा प्रथा, ये जैन धर्म से संबंधित है। ये प्रथा कब लोग अपनाते हैं? जब उनको लगता है कि उनका जो मृत्यु है निकट आ गया है, यानी कि वो अंतिम समय में है, तो वो लोग ऐसा काम करते हैं। एकांतवास यानी कहीं भी ऐसा जगह जहाँ अकेले रहें वहाँ पर चले जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, मौन रहते हैं, मतलब एक तरीके से जो होता है ना, ईश्वर को अपना ध्यान करते हुए चले जाते हैं। तो ये इस तरीके से इनका अपना अ, अपना परंपरा है या फिर प्रथा है ये। ठीक है, शरीर त्यागने का। तो ये सांधारा प्रथा ये नॉर्मल नहीं है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सांधारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्यों संबंधित है? संथारा प्रथा का एक लॉजिक है, याद रखिएगा। सबसे पहले जैन धर्म जो है वो एक तरीके से अपने आप को जो है ना, क्या बोलना चाहिए उसको, परमात्मा प्राप्त करना, इस तरीके से जो बातें होती है ना, कि वो एक तरीके से मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो जैन धर्म है, जैन धर्म अपने आप को बहुत ही कष्ट देता है। ठीक है, मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा नियंत्रित रखना अपने आप को, एक तरीके से कठोर धर्म है। जो बौद्ध धर्म है वो नॉर्मल मध्यम धर्म है, और जो जैन धर्म है वो कठोर धर्म है। तो उसी से ये रिलेटेड ये भी है। कोई व्यक्ति है वो अंतिम मरने ही वाला है, तो उस समय वो क्या कर रहा है, अकेले चला जा रहा है, घर परिवार को आखिरी समय में भी उसको देखना नहीं है, खाना पीना छोड़ दिया है, अपने आप को पूरा तड़पा तड़पा के मार रहा है वो। तो इस तरीके से क्या है, गलत नहीं है, जिसको जैसा लगे, सबका अपना अपना धारणा होता है, सोचना सोचना समझना होता है। लेकिन इनका है तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तरीके से अपना जो आत्मनियंत्रण, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा बल दे रहे हैं। तो इसलिए संतारा प्रथा के अंतर्गत आपको इतना ध्यान रखिएगा कि हाँ, अपने आप को बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं, इस तरीके का कोई भी चीज़ है तो वो जैन धर्म में जाएगा, इतना याद रखना। अगर बौद्ध धर्म में कोई भी ऐसा बातें हैं, तो बौद्ध धर्म में हर चीज़ को नॉर्मल रहेगा। बौद्ध धर्म के बारे में एक छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ, देखिए उसमें क्या होता है ना कि बौद्ध धर्म का भी बहुत सारा स्टोरी है। तो जो गौतम बुद्ध जो हैं, वो उनको भी ये जब घर छोड़ देते हैं, उनको ज्ञान प्राप्ति का समय जब वो एक जगह पे चले जाते हैं जंगल में या फिर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं कि मेरे को किसी भी तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हो, तो उस समय वो बहुत सारा उपाय अपनाते हैं। उसमें से एक उपाय ये भी रहता है कि खाना पीना सब चीज़ को छोड़ दूंगा, उसके बाद से तपस्या करूंगा, मेरे को ज्ञान मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी वो काम करते हैं, लेकिन ऐसे करते रहते हैं, करते रहते उनका ध्यान नहीं लगता है, भूख बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब शरीर पूरा गल जाता है, पूरा बीमार जैसे होने लग जाते हैं। तो फिर उनको ये चीज़ समझ में आता होगा, समझ में आता है, ये स्टोरी है, समझ में आता है कि नहीं, ऐसे ध्यान तो मतलब इस तरीके से तो ज्ञान नहीं मिल पाएगा। जब मैं ही नहीं रह पाऊंगा, मैं ही नहीं अगर जीवित नहीं रहूंगा, तो मुझे ज्ञान कैसे मिलेगा? ये रास्ता नहीं हो सकता है अपने आप को तकलीफ दे करके, एक तरीके से ध्यान भी भटकना, उसमें जो भी है, इस तरीके से जो है ये माध्यम नहीं है। तो ये बुद्ध को यहाँ पे ज्ञात होता है, समझते हैं वो इस चीज़ को देख करके परिस्थिति को, फिर वो हर चीज़ में मध्यम मार्ग धीरे धीरे ढूंढना शुरू करते हैं।
तो इस तरीके से जो बौद्ध धर्म है वो मध्यम मार्ग में चलता है, और ये अपना जो जैन धर्म है वो एक तरफा चलता है। तो ये दोनों में अंतर है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सांथारा प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो राजस्थान में है, राजस्थान में जो हाई कोर्ट है ना, मतलब सांथारा प्रथा तो जैन धर्म का है, मतलब राजस्थान का जो हाई कोर्ट है ना, उसमें 2015 में ये जो सांथारा प्रथा है ना, इसको रोक लगा दिया था हाई कोर्ट ने। राजस्थान का हाई कोर्ट ने संथारा प्रथा को रोक लगा दिया था। ये सब चीजें हम लोग जतकत नहीं पढ़ रहे ना, ये वास्तविक है जैन धर्म का। जो जैन लोग होते हैं ना, वो लोग इस प्रथा को अपनाते हैं, तो ये ऐसी नॉर्मल नहीं है। तो उस समय क्या हुआ, ये 2015 का ही बात है, ज़्यादा समय नहीं है। उस समय सांथारा प्रथा पर रोक लगा देते हैं, ये हाई कोर्ट के द्वारा उस समय रोक लगा दिया जाता है, क्योंकि देख रहे हैं आप कैसा उस समय का व्यवस्था कैसा है। तो ये हाई कोर्ट को इस तरीके से लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से अपना आत्महत्या ही कर रहे हैं, अपने आप को पूरा कष्ट दे करके। तो उस समय ये रोक लगा देते हैं। लेकिन जो जैन समुदाय से जो लोग होते हैं, जो इससे संगठन के जो लोग होते हैं, वो लोग फिर चल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाकर के वहाँ पे याचिका वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, जो भी अपना किए होंगे कि अपना धार्मिक परंपरा है, जो भी वो लोग समझाए होंगे। लास्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट जो रोक है, जो हाई कोर्ट लगाया था, राजस्थान का हाई कोर्ट ने लगाया था, उसको वहाँ पे रोक लगा देते हैं, वहाँ पे वो समाप्त हो जाता है। यानी कि जो सांथारा प्रथा है वो कानूनी रूप से अब अमान्य नहीं है, जबकि राजस्थान हाई कोर्ट ने ये लगा दिया था। तो ये होता है सांथारा प्रथा, ठीक है। उसके बाद से सांथारा प्रथा है और एक संलेखना है, दोनों एक ही है, उसी तरीके से थोड़ा बहुत अलग है। जैन धर्म में संलेखना यानी कि सत लेखना शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा, ठीक है। इस दर्शन में अहिंसा एवं काया कलेश पर अत्यधिक बल दिया गया है, ठीक है। मतलब कि क्या है ये संलेखना शब्द का, यानी कि उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आए हैं। तो ये इस तरीके से ये भी वही है, आपको अहिंसा और काया कलेश पे अत्यधिक इसमें बल दिया गया। दोनों लगभग समान समान है, ठीक है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस इतना याद रखना है कि संलेखना और संथारा प्रथा जो है जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ छूटा है क्या बीच में अपना? कुछ नहीं छूट रहा है ना, ठीक है। ये हम लोग मैप देख लिए थे। तो दर्शन लेख कहाँ, कौन इसका निर्माण कराया है? पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त के द्वारा सुदर्शन लेक का निर्माण कराया गया है, याद रखेंगे। सुदर्शन गुप्त, सॉरी, ये पुष्यगुप्त जो है, ये पुष्यगुप्त कौन है? ये पुष्यगुप्त ये है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य का ये जो गुजरात है, जो कि सौराष्ट्र उस समय था, सौराष्ट्र का ये क्या है, राज्यपाल है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ये क्लियर हो गया। उसके बाद से अब हम लोग देखते हैं, ये चंद्रगुप्त अपना आए, साम्राज्य वगैरह सारा चीज का कहानी हुआ, उसके बाद से लास्ट में सांथारा प्रथा के द्वारा इनका अपना देह त्याग कर देते हैं। तो ये यहाँ से कहानी खत्म हो जाता है। ये ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, फिर इसके बेटे ये बिंदुसार, ठीक है। तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, और ये कब हुआ? ये 298 ईसा पूर्व में, ठीक है, मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, बिंदुसार अमित्र घात। बिंदुसार को ही अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, इस तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि कई बार इस तरीके से प्रश्न आता है अमित्र घात नाम से नामक, मतलब एक तरीके से अमित्र घात कौन से शासक का नाम है? तो बिंदुसार का नाम है, ठीक है। मित्र घात भी कहते हैं, अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु का विनाशक, शत्रु का विनाश करने वाला। अमित्र घात अच्छे से याद रखना है, बिंदुसार को अमित्र घात कहते हैं। बिंदुसार को क्या कहते हैं? अमित्र घात, यानी कि शत्रु विनाशक। जो बिंदुसार होता है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी होता है, ये याद रखना है आपको, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी होता है। और जो आजीवक संप्रदाय है, ये जो है, ये मक्खली पुत्र गोसाल, ये जो है ये संप्रदाय का स्थापना करते हैं, आजीवक संप्रदाय का स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? माखली पुत्र गोसाल, याद रखना है।
और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या यहाँ पे वारिसार भी कहा गया है। बिंदुसार के बारे में इतना पॉइंट आपको याद रखना है। क्या क्या पॉइंट याद रखना है? बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अभी हम लोग प्रश्न भी देखेंगे, इस तरीके से प्रश्न आता भी है। ठीक है, उसके बाद से वायु पुराण में भी बिंदुसार को और क्या क्या कहा गया है? भद्रसार या वारिसार कहा गया है। आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना है वो कौन कराते हैं? ये मखलीपुत्र गोसाल। अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो बिंदुसार है, बिंदुसार के यहाँ पे फिर दो पुत्र रहते हैं। दो पुत्र में कौन कौन है? एक तो सुसीम है और एक है अशोक। ठीक है, उस समय राजाओं की बहुत सारी पत्नियां भी थी और बहुत सारे मतलब बच्चे भी थे। हालांकि हम लोग को यहाँ पे बस इतना ही याद रखना है कि अशोक हैं और सुसीम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैन ग्रंथ में, ये जैन ग्रंथ में अलग से यहाँ पे नाम है। ठीक है, जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। देख रहे हैं, एक ही राजा का कई जगह पे क्या क्या नाम है, याद रखना है ये भी। सिंह सेन, ये जैन ग्रंथ में लिखा हुआ है। ठीक है, जैन ग्रंथ में बिंदुसार का नाम जो है सिंह सेन है। याद रखना है आपको, कुछ भी करके याद रखना, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, बिंदु में ये ऊ का जो छोटा ऊ का मात्रा लगा है ना, ये सिंह है, समझ लो। ठीक है, तो सिंह सेन, जैन ग्रंथ में सिंह सेन भी बिंदुसार का ही नाम है। बिंदुसार के शासन काल में यहाँ पे तक्षशिला, तक्षशिला याद रखना, ये तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। ये तक्षशिला, तक्षशिला को भी हम लोग मैप में देखेंगे। तक्षशिला जो है, तक्षशिला में विद्रोह होता है। ठीक है, ये विद्रोह का वर्णन भी है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो विद्रोह को एक तरीके से समाप्त करने के लिए, उसको दबाने के लिए जो है बिंदुसार पहले सुसीम को भेजता है। ठीक है, सुसीम जो भी किया होगा अपने हिसाब से नहीं समझ में आया तो फिर अशोक को भेजता है। तो ये जो वर्णन है ना, ये इतना जो है ना, ये उस समय का जो तक्षशिला में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में भी यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो होता है बिंदुसार के शासनकाल में, तक्षशिला में जो विद्रोह होता है, उस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले बिंदुसार जो है सुसीम को भेजता है और फिर उसके बाद से अशोक को। तो कहाँ पे विद्रोह हुआ? तक्षशिला में। जो तक्षशिला कहाँ पे है? सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। ठीक है, तक्षशिला को एक बार मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ ताकि याद रहना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए तक्षशिला। ठीक है, ये है तक्षशिला। समझ में आ रहा है ना? ये हमारा पूरा इंडिया का मैप है। अभी हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना? ये यहाँ पे देखिए, ये सतलज है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, इंडस है, चेनाब है। ठीक है, तो ये इस तरीके से तक्षशिला जो है वो कहाँ पे है? ये हम लोग का ये भारत का मैप है यहाँ। ये उस समय आप मान के चलो, आज के समय में वो पाकिस्तान में चला गया ना, तो ये आपको याद रखना है, तक्षशिला यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। तो तक्षशिला आपको समझ में आ गया। बिंदुसार के शासन काल में ये दो विद्रोह होता है, दो विद्रोह का वर्णन है उस समय का। तो उसमें क्या है कि तक्षशिला में ये विद्रोह होता है और उसको दबाने के लिए बिंदुसार और अशोक को, ये बिंदुसार जो है वो सुसीम और अशोक को भेजता है। ठीक है, अब आता है यहाँ से अशोक का शासनकाल। ठीक है, अशोक के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, उस कहानी को हम लोग छोड़ देते हैं। बस हम लोग जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अशोक के बारे में, उसको हम लोग को जानना अनिवार्य है, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बिंदुसार का अगला जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा? अशोक। और अशोक महान ऐसे करके भी नाम है, कहते हैं। तो यहाँ पे ये 269 ईसा पूर्व में ये मगध की राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, याद रखना है आपको। यहाँ से आपको सब चीज़ याद रखना है अशोक के बारे में, बाकी सभी के बारे में भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको याद रखना है।
तो अशोक की माता का नाम क्या होता है? सुभद्रांगी। ठीक है, सुभद्रांगी। तो ये माता का नाम है सुभद्रांगी। और ये किस में है? ये दिव्य दान के अनुसार, यानी कि दिव्य दान में ये पता चलता है कि जो अशोक की जो माता का नाम है सुभद्रांगी है। सुभद्रांगी नाम आपको दिव्य दान में मिलता है। तो अशोक के माता का नाम कौन से ग्रंथ में मिलता है या कौन से साहित्य में मिलता है? तो दिव्य दान, याद रखेंगे आप अच्छे से। यहाँ पे फिर उसके बाद से जो जब राजगद्दी पर बैठने से पहले जो अशोक होता है वो अवंती का राज्यपाल रहता है। अवंती कहाँ पे, हम लोग आगे देखेंगे। तो अशोक जो है अवंती का राज्यपाल था। अशोक शासनकाल यानी कि एक तरीके से राजगद्दी पे बैठने से पहले, ठीक है, या फिर मौर्य वंश का शासक या फिर उत्तराधिकारी बनने से पहले किस राज्य का या कौन से क्षेत्र का राज्यपाल था? तो अवंती का। ठीक है, अवंती में अशोक आया और राज्यपाल बन गया। थोड़ा सा स्टोरी टाइप से मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि याद रहे। ठीक है, अशोक अवंती में आकर के राज्यपाल बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अशोक जो है अ से अशोक, अ से अवंती, अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, उसके बाद से फिर वो क्या होता है, लास्ट में ये बिंदुसार के बाद से मगध के जो राजगद्दी पे बैठते हैं। ठीक है, मगध का पूरा साम्राज्य फिर अशोक के अंतर्गत आ जाता है। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए यहाँ पे इसको याद रखना है, ये मास्की है, गुर्जरा है, नेतुर है और उड़े गोलम है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मास्की, गुर्जरा और नेतुर, उड़े गोलम। ये जो है ना, यहाँ पे ये केवल चार ही ऐसे लेख हैं, मतलब एक तरीके से अभिलेख जिसको कहते हैं, वो जो है यहाँ पे ये चारों जो लेख हैं इसी के अंतर्गत केवल अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग नाम मिलता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उड़े गोलम। फिर से याद रखिए इसको, मास्की, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उड़े गोलम। ठीक है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उड़े गोलम। मेरे साथ एक बार और रिपीट कीजिए आप मन में, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उड़े गोलम। याद रहेगा, इसको याद रखना है। यहीं पे केवल इतना ही, ये चार जो लेख हैं इन्हीं लेखों में ये पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक था। यानी कि अशोक का नाम जो रियल नाम जो अशोक है, ये केवल इतना ही, ये चार ये लेख में मिलते हैं। ठीक है, और भाब्रू अभिलेख, ठीक है, ये भाब्रू अभिलेख जो है इसमें अशोक अपने आप को मगध का राजा बताया है। केवल इसी अभिलेख में ये पता चलता है, भाब्रू का अभिलेख। भाब्रू का अभिलेख कैसा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये भाब्रू का अभिलेख है। ठीक है, अभिलेख मतलब एक तरीके से बहुत बड़े बड़े चट्टान पर ऐसे पहाड़ टाइप से कुछ भी है जो चट्टान है, उस पे वो लोग अपना कुछ ना कुछ लिखते थे जानकारी। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, शायद इसका बड़ा वाला है यहाँ पे, ये देखिए बड़ा चित्र में देखिए, ये भाब्रू का शिलालेख है। यानी कि क्या है कि एक तरीके से पत्थर है बहुत बड़ा सा, उसमें अशोक के द्वारा लिखा गया। देखिए उस समय का, देखिए उस समय कैसे लिखते थे ये। ठीक है, ये उस समय का जो लिखा हुआ शिलालेख पे ये जो जानकारी है, यही भाब्रू अभिलेख है। इसी में अपने आप को जो है अशोक तरीके से राजा बताता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। देख रहे हैं ना, ये ध्यान रहेगा ना। अब भाब्रू शिलालेख, तो भाब्रू शिलालेख कौन सा है? ये है भाब्रू शिलालेख, जिसमें जो अशोक है वो अपने आप को मगध का राजा बताता है उसमें। ठीक है, आपको याद रखना है इसको अच्छे से। ठीक है ना, भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। हर तरीके से मैं डायरेक्शन में घुमा फिरा करके आपको बता रहा हूँ, ताकि अगर आपको किसी भी तरीके से प्रश्न बन जाए तो वो अचानक से ये भाब्रू क्या है ऐसा मत हो जाए। ठीक है ना, प्रश्न बना बना करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ताकि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से याद रहे। तो भाब्रू जो है, भाब्रू अभिलेख जो है अशोक से संबंधित है। अशोक अपने आप को उसमें मगध का राजा बताता है। ठीक है, भाब्रू अभिलेख यहाँ पे दिख रहा है ये। ठीक है, ये बहुत बड़े पत्थर पे लिखा हुआ है ये सब चीज़। आगे बढ़ते हैं अब।
पुराणों में देखो यहाँ पे, अब ये पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है। एक और नाम अभी मिला फर्स्ट, अभी आगे और मिलेगा। तो पुराणों में क्या कहते हैं अशोक को? अशोक वर्धन, ठीक है। अशोक वर्धन कहा गया है पुराण में। और आगे देखिए यहाँ पे, अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद ही, ये यहाँ से अब चालू होता है 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, यहाँ से याद रखिएगा, अशोक का यहाँ से जीवन में परिवर्तन होना चालू हो जाता है, ठीक है। अशोक का इससे पहले बहुत सारा युद्ध है, बहुत सारी चीजें हैं, उस तरीके से उतना ज्यादा हम लोग को नहीं जानना है। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो चीज बताया, ठीक है। यहाँ से मेन क्यों पता है, अशोक जो है, अशोक के समय में जो है बौद्ध धर्म का इस समय बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ा आगे, एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखेंगे अभी अशोक के द्वारा किस तरीके से बौद्ध धर्म को उसका दीक्षा वगैरह उसको आगे बढ़ाना, ये सब चीज़ें, एक तरीके से हृदय परिवर्तन होना, बौद्ध धर्म को अपनाना, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एक तरीके से। क्योंकि अशोक को हम लोग मानते हैं कि कहानी है कि अपने 99 भाइयों को मार करके राजा बनता है, इस तरीके से बहुत सारा कहानी है। तो महान अशोक के नाम से इस तरीके से जाना जाने वाला व्यक्ति जो है, यहाँ राजा जो है, उसका अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया, अब वो पूरा जो है लड़ाई झगड़ा सब छोड़ दिया, इस तरीके से परिवर्तन होता है। तो ये कहाँ पे होता है देखिए, अशोक जब अपने राजगद्दी पे बैठता है उसके 8 साल के बाद, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का आक्रमण, वहां पे कलिंग का युद्ध होता है, ठीक है, कलिंग में युद्ध होता है, वहां पे वो आक्रमण करता है और कलिंग को जीतने का यहाँ पे प्रयास करता है। तो उस समय फिर वहां पे वो देखता है कि बहुत ज्यादा खून खराबा, मतलब हर तरफ बहुत ही ज्यादा, मतलब वहाँ खराब स्थिति हो जाती है लोगों का, वहां पे जो एक तरीके से जो भी वो देखा होगा। तो उस कलिंग को जीत करके वहां पे जो राजधानी है तोसली, ये तोसली पे अधिकार कर लेता है। ये तोसली कहाँ पे है? कलिंग की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रश्न इस तरीके से आता है, याद रखना है आपको। कलिंग की जो राजधानी है, ये मौर्य वंश में, मौर्य साम्राज्य में, तो उस समय क्या है, कलिंग की जो राजधानी है तोसली। तो तोसली को आपको याद रखना है अच्छे से। और ये कलिंग जो युद्ध हुआ कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। कलिंग पर आक्रमण करके ये जो राजधानी है तोसली, उस पे अधिकार कर लेता है अशोक, ठीक है। ये जो वर्णन है ना, ये जो कलिंग का जो आक्रमण, ये जो वर्णन है, ये अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। ये शिलालेख जो है, 14 शिलालेख में क्या क्या बातें हैं, वो सारी चीजों को हम लोग अभी आगे देखेंगे तुरंत में। बस यहाँ पे याद रखना है कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। उस समय जो है अशोक कलिंग की जो राजधानी है तोसली, उसको अधिकार कर लेता है और इसका वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। देखिए, ये जब हो जाने के बाद से बौद्ध को बहुत ज्यादा अपने आप में एक तरीके से गिल्ट फील होता है कि इतने लोगों का नरसंहार, मतलब एक तरीके से हर तरफ लोगों का बर्बादी, ठीक है, बाकी तो सब चीज हुआ ही होगा। उस तरीके से हर तरफ खून खराबा देख करके जो अशोक का है वो मन परिवर्तित हो जाता है, अशोक का मन परिवर्तन हो जाता है। और उस समय फिर वो, उस समय के बाद से युद्ध लड़ना ये सब चीजें बंद कर देता है। फिर वो दूसरे तरफ मुड़ता है बौद्ध धर्म की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उपगुप्त नामक जो है ये बौद्ध भिक्षु है, ये अशोक को दीक्षा देता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। अब उपगुप्त उपगुप्त जो है वो बौद्ध भिक्षु है, यानी कि अशोक को दीक्षा देने वाला निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है, इस तरीके से प्रश्न आ सकता है, या निम्नलिखित में से कौन था। तो उपगुप्त को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने, सॉरी, उपगुप्त जो है वो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, उपगुप्त, अच्छे से याद रखना है, उपगुप्त। बार बार मैं आपको इसको बता रहा हूँ। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? उपगुप्त। अच्छे से याद रखना है, ये कौन है? ये बौद्ध भिक्षु है। उपगुप्त जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध भिक्षु है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देता है। उसके बाद से अशोक फिर आगे बढ़ता है ये सब चीजों को। इससे पहले ये भी जानकारी मिलता है कि जो अशोक है, अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी रहता है। वैसे बौद्ध धर्म जो है वो
किसी भी धर्म के प्रति किसी भी तरीके से एक तरीके से खराब विचार वगैरह ये सब चीज़ नहीं रहता है, ठीक है। जो अशोक है वो सभी धर्मों को लेकर के चलता है, लेकिन जो है यहाँ पे आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म का वो अधिक समर्थन करता है। एक तरीके से बौद्ध धर्म में ये परिवर्तित हो जाता है, उस समय वो बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म के लिए बहुत कुछ करता भी है। बाकी किसी धर्म से कोई दुश्मनी नहीं रहता है उसका, ये मैं बताना चाह रहा था। देखिए यहाँ पे कल्हण के राज तरंगिनी से ये पता चलता है। जो राज तरंगिनी है, आप देखेंगे कई बार किसी किसी अन्य प्रश्न में अन्य एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि राज तरंगिनी किसके द्वारा रचित जो भी होगा ये, ठीक है, साहित्य वगैरह जो भी है, ये रास तरंगिनी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे कल्हण के द्वारा लिखा गया है। बहुत पहले शायद हम लोग स्कूल का किसी चैप्टर में भी ये मिलता है, ठीक है। तो रास तरंगिनी किसके द्वारा लिखा गया है, तो कल्हण। तो रास तरंगिनी के रचयिता कौन है, तो कल्हण है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इतना आपको ये याद रखना है, रास तरंगिनी कल्हण। और प्लस रास तरंगिनी जो है, राज तरंगिनी से कौन से साम्राज्य का एक तरीके से पता चलता है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे मौर्य वंश का, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या बताया गया है कि वो शैव धर्म का उपासक था। जो कल्हण जो है वो अपने राज तरंगिनी में ये बताते हैं कि जो अशोक था वो शैव धर्म का उपासक था। तो यहाँ पे एक तो और कहानी है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। निग्रोध के प्रवचन सुनकर फिर ये उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, इस तरीके से बात चल रहा है। यहाँ पे ये याद रखना है, ये जो अहरोरा अहरहरा जो लेख है, ये इसमें घोषणा की गई है कि जो अशोक है व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बहुत अच्छे से याद रखना है, कौन सा लेख के अंतर्गत अशोक को व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है, तो अहरौरा अहरौरा जो लेख है इसके अंतर्गत ये बताया गया है, ठीक है। अशोक को यहाँ पे बताया गया है कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, याद रहेगा आपको अहरौरा। जो अहरौरा जो लेख है वो ये बताता है कि जो अशोक है वो व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लग रहा है धीरे हो रहा है, अभी बहुत सारा चीज़ है ना। देखिए यहाँ पे अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें वर्णित विषय, इसको देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें सभी को हम लोग को नहीं जानना है, मतलब सभी को पढ़ना है, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा उसको अच्छे से याद रखना है बस। देखिए शिलालेख है यहाँ पे, शिलालेख जो होता है ना, यहाँ पे 14 शिलालेख जो है अशोक उस समय अब बौद्ध धर्म और अपने आप को परिवर्तित करने के लिए शिलालेख यहाँ पे लिखवाता है अशोक, ठीक है। मतलब अशोक का एक तरीके से वो शिलालेख जो है ना, मतलब बहुत बड़ा बड़ा पत्थर, मैं अब आगे दिखाऊंगा शिलालेख कैसा रहता है। बड़ा बड़ा पत्थर, इस तरीके से 14 पत्थर समझ लो, उसमें बहुत सारे ऐसे ज्ञान की बातें लिखी गई हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला शिलालेख, ठीक है, इसमें लिखा गया है ये पशु बलि किसी भी तरीके से नहीं करना चाहिए, खराब है। अब देखिए अशोक का हृदय पूरा परिवर्तित हो गया है, अब यहाँ पे इस तरीके से विचार की धाराएं बह रही हैं, ठीक है। तो पहला जो है पशु बलि, सबसे पहला जो है शिलालेख पर पशु बलि की निंदा के बारे में यहाँ पे, यानी कि पशु बलि को एक तरीके से यहाँ पे निंदा किया गया है, यानी कि पशु बलि सही नहीं है, इस तरीके की विचार मिलेगी आपको पहला शिलालेख में। दूसरे शिलालेख में यहाँ पे मनुष्य और पशु दोनों के चिकित्सा के लिए व्यवस्था का उल्लेख भी यहाँ पे किया गया है, तो ये दूसरा शिलालेख है। तीसरा में देखते हैं यहाँ पे ये जो तीसरा है इसमें राजकीय अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि वो हर 5वें वर्ष के उपरांत यहाँ पे दौरे पे जाएंगे, और यहाँ पे और धार्मिक वगैरह का भी उल्लेख है, यानी कि एक तरीके से जो है ना, मतलब ये निगरानी करेंगे टाइप का। तीसरा में जो है वो राजकीय अधिकारी को निगरानी करने का, व्यवस्था को देखने और समझने के लिए भी यहाँ पे बताया गया है। देखिए इस तीन में हम लोग को बस ये याद रखना है, पहला जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है, याद रखेंगे। थोड़ा सा क्या है कि मीडिया वगैरह के कारण से थोड़ा सा चर्चे में भी रहता है, तो आपको ये याद रखना है कि अशोक का जो प्रथम जो शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है, पहला शिलालेख में, इतना याद रखना है। उसके बाद से यहाँ पे चौथा जो शिलालेख है इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है, ठीक है।
और जो पांचवा है इसमें, पांचवा शिलालेख में यहाँ पे धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। और छठा जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो आत्मनियंत्रण की शिक्षा यहाँ पे देता है। देखिए, धम्म घोष की घोषणा, ये चौथा, आपको पहला और चौथा याद रखना है। धम्म घोष की घोषणा, ये जो है चौथा अभिलेख में आपको मिलेगा। उसके बाद से आपको याद रखना है छठा। छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा। पहला में पशु बलि की निंदा, दूसरा में एक तरीके से धर्म घोष की घोषणा, ठीक है, धम्म जो है धम्म उसी की घोषणा यहाँ पे चौथा में। छठा में आपको याद रखना है आत्मनियंत्रण करने पर, यहाँ पे एक तरीके से आत्मनियंत्रण करने की शिक्षा देता है अशोक अपने ये छठे शिलालेख में। ठीक है, आगे देखते हैं अब। सातवां और आठवां में यहाँ पे अशोक, यहाँ पे तीर्थ यात्रा का उल्लेख है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बस इतना याद रखेंगे। नौवां जो है यहाँ पे, नौवां में है ये, इसमें साक्षी भेंट मतलब सच्ची सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। यानी कि एक तरीके से हर चीज में सच्चाई होना चाहिए, इस तरीके का ज्ञान यहाँ पे नौवां में है, छोड़ देंगे इसको। जो दसवां है, दसवां यहाँ पे याद रखना है कि दसवां जो है अशोक एक तरीके से जो अपने अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनको यहाँ पे उनके बारे में लिखता है कि जो प्रजा है उनका हमेशा में सोचना है, उनका हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दसवां है। 11वां आपको याद रखना है कि इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म क्या है, इसके बारे में यहाँ पे जो है अशोक व्याख्या करता है। तो ये 11वां, यहाँ पे 11वां शिलालेख में जो लिखा हुआ है उसको याद रखना है, धम्म की व्याख्या। ठीक है, यहाँ पे 12वां, 12वां में क्या है, 12वां में ये है कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों का सम्मान की बात की गई, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। 13वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, कलिंग युद्ध में जितना भी उसका हृदय परिवर्तन किस तरीके से होता है, कलिंग युद्ध कैसे होता है, सारी चीजें कलिंग युद्ध का जितना भी चीज है वो 13वां शिलालेख आपको याद रखना है। ठीक है, और 14वां यहाँ पे शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो ठीक है, ये हो गया हम लोग का, हम लोग को क्या क्या चीज़ इसमें से छांट करके याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, ये हम लोग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में, 11वां जो है वो धम्म की व्याख्या। ठीक है, छठवां जो है वो आत्मनियंत्रण के बारे में। चौथा जो है वो धम्म घोष की घोषणा इसमें, यानी कि भेरी घोष जो है, भेरी घोष के जगह पे धम्म घोष की घोषणा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद से पहला पशु बलि की निंदा, ये बस इतना याद में रखना। बाकी अगर बीच में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा लॉजिक लगा करके, अगर आपको ये चार कंफर्म है तो आप कर लेंगे। क्योंकि ये चार में से कोई ना एक अगर सही विकल्प टाइप से भी आता है तो एक ना एक या दो प्रश्न आना है इसमें से। ठीक है, देखते हैं अब आगे। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु यहाँ पे बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया है। इसको याद रखना है, आजीवकों के लिए यहाँ पे उनका रहने के लिए, तो आजीवक हैं ये लोग, फिर भी इनके लिए भी इतना ज़्यादा सारा चीज़ इनके लिए करता है। इनका नाम याद रखना है, बराबर की पहाड़ियों में यहाँ पे याद रखना है कि बराबर की पहाड़ियों में जो गुफाएं हैं उन गुफाओं का निर्माण कौन करवाता है, किसके द्वारा करवाया गया है, तो आपको याद रखना है ये अशोक के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ये सब सुने होंगे। देखिए, एक तो है कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। ठीक है, तो ये सुदामा, विश्व झोपड़ी, ये ज़्यादा सुना सुना लगेगा आपको। क्योंकि ये क्या है, उस शब्द अच्छा नहीं है, इस तरीके से उच्चारण इस तरीके से नहीं हो पा रहा है अच्छे से, मतलब उच्चारण हो जा रहा है, ध्यान में नहीं रहेगा ये, लेकिन विश्व झोपड़ी, सुदामा, इस तरीके से याद रहेगा। तो ये जो चार जो गुफाएं हैं, ठीक है, कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, तो ये जो चारों जो है वो बराबर की पहाड़ियों में है। ठीक है, याद रखेंगे आप कि कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी जो है ये बराबर की पहाड़ियों में है, और ये जो है आजीवकों को रहने के लिए अशोक के द्वारा निर्माण
करवाया जाता है। उस समय गुफा ही उनका एक तरीके से घर होता था ना, उनको विश्राम करने का जगह होता था। तो आपको याद रखना है कि कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया। बार बार बोलना है, बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे समझने से ज्यादा याद रखना है आपको, ठीक है। अगर इतिहास में आपको कोई चीज याद है तो है, आप बना दिए। याद नहीं है तो छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगा सकते आप, ठीक है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है तथा महापात्रों को आजीवकों के हितों को ध्यान रखने के लिए कहा गया है। 7वां स्तंभ लेख हम लोग अभी देखे थे, जो उसमें वो चीज है। उसके बाद से यहाँ पे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना पुत्र यहाँ पे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अशोक का पुत्र कौन है? महेंद्र, और पुत्री यहाँ पे संघमित्रा। इसको श्रीलंका भेजता है, ठीक है, अशोक, ठीक है। उसके बाद से ये बौद्ध धर्म का जो परंपरा है, उसका जो लिपि है, ये सब चीज मतलब एक तरीके से बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए ये सब चीजें हैं। और ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा फैलाने के लिए, उसके विचारों को फैलाने के लिए जो अशोक है वो 84,000 स्तूपों का भी निर्माण करवाता है। तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है अच्छे से, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराता है। तो अशोक यहाँ पे बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। उसके बाद से भारत भारत में शिलालेख का यहाँ पे प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। ये भी आपको याद रखना है, शिलालेख का जो प्रचलन है भारत में वो अशोक के द्वारा किया गया। अशोक के शिलालेख जो है यहाँ पे 4 भाषा में मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में। यहाँ पे ये 4 भाषा में, यानी कि 4 भाषा जो है अशोक के अभिलेख में इसका प्रयोग हुआ है। कौन कौन सा? ब्राह्मी, खरोष्ठी और ग्रीक, अरमाइक, ठीक है। तो ये लिपि का प्रयोग हुआ है, याद रखेंगे, कई बार ऐसा प्रश्न आता है। देखिए, जो ग्रीक एवं अरमाइक जो है, ये लिपि जो है इसका अभिलेख जो है अब अफगानिस्तान में मिला है, ठीक है। उसके बाद से जो खरोष्ठी लिपि है, इसका अभिलेख आपको ये सहवाजगढ़ी और ये मानसेहरा, पाकिस्तान, यहाँ मिला है। बाकी जो है ब्राह्मी लिपि वगैरह, इसका अभिलेख भारत में ही मिला है। देखिए, जो खरोष्ठी लिपि है ये दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है, ठीक है। जो खरोष्ठी अभिलेख है ना, ये खरोष्ठी अभिलेख यहाँ पे दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, इधर से ऐसे, मतलब एक तरीके से क्या करते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन ये जो खरोष्ठी है वो इधर से ऐसे लिखते हुए आता है। देखिए यहाँ पे ये जो खरोष्ठी है, ये जो है खरोष्ठी लिपि है, इसका मैं यहाँ पे इमेज लगाया हूँ। ये जो है ऐसे करके लिखते हुए यहाँ ऐसे करके जा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? ये है खरोष्ठी लिपि। इसको इस तरीके से इधर लिखा जाता है। ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। तो याद रखें, खरोष्ठी लिपि को आपको मैं दिखा दिया। इसमें थोड़ा सा क्या है कि याद रहेगा आपको कि खरोष्ठी लिपि जो होता है वो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है इस तरीके से, खरोष्ठी, ठीक है। तो खरोष्ठी लिपि है वो दाएं से बाएं की ओर। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख लेख की खोज यहाँ पे ये 1750 ईस्वी में जो है यहाँ पे पादरेटी यहाँ पे फैनथेलर, ठीक है, इसने इसकी खोज की, ठीक है। समझ रहे हैं ना, हमारे भारत में है, भारत के लोग कहीं गुम थे या फिर जो भी होंगे उस समय, है ना। बाहर से लोग आए, विदेशी लोग आए यहाँ पे, जिसका नाम है यहाँ पे पादरेटी फैनथेलर, ठीक है। नाम भी अच्छा है। तो ये इनके द्वारा जो है ये शिलालेख का, अशोक के शिलालेख का ये खोज यहाँ पे किया गया है। और कब किया गया है? 1750 ईस्वी में, ठीक है। और ये जो संख्या है 14 है, जो कि हम लोग शिलालेख देखे हैं। तो जो 14 शिलालेख है उसका खोज कौन किया है? पादरेटी फैनथेलर, ठीक है।
और इसको पहली बार जो पढ़ने की जो सफलता हासिल हुई है वो 1837 ईस्वी में यहाँ पे यहाँ पे ये जीन्स प्रिंस को हुई है। जीन्स प्रिंस को, किसको? जीन्स प्रिंस को, जिसको मतलब एक तरीके से क्या है कि जीन्स का प्रिंस था, याद रखना है, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। तो जीन्स प्रिंस को क्या है, मतलब एक तरीके से ये पढ़ लेता है ना। तो जो जीन्स पहनता है वो अशोक का अभिलेख को पढ़ लेता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना होगा कि जो अशोक का अभिलेख है इसको सबसे पहले जो पढ़ने की सफलता है 1837 में, 37 ईस्वी में जो है जेम्स प्रिंसेप को, मतलब वो उसी को सफलता मिली पहली बार, सबसे पहले वही पढ़ता है अशोक का अभिलेख को, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, याद रखेंगे आप। जो अशोक का अभिलेख पढ़ने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं यहाँ पे। कौशाम्बी अभिलेख को रानी रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अशोक का सातवां अभिलेख जो है वो सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है वो रुम्मीदेई है, रुम्मीदेई है ये अभिलेख, सबसे छोटा अभिलेख सबको देखेंगे हम लोग। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक के द्वारा भू राजस्व की दर घटा करके 1/8 भाग कर दिया गया था। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर जो है उसको भी माफ कर दिया गया था। तो ये सब जो है ये रुम्मीदेई में वर्णन किया गया है। ठीक है, रुम्मीदेई जो है वो स्तंभ लेख है, रुम्मीदेई ये स्तंभ लेख है, आपको याद रखना है अच्छे से। उसके बाद से महास्थान, ठीक है, महास्थान बांग्लादेश उस समय का। तो बांग्लादेश से जो प्राप्त है यहाँ पे सहगौरा ताम्रपत्र जो है, इस अभिलेख में मौर्य काल में जो है अकाल सूखा जो पड़ा था, देवी का प्रकोप, इस टाइप से जो भी है, तो राज्य के द्वारा जब वो कार्य वगैरह जो राहत कार्य जो किया गया था उसका विवरण मिलता है। यानी कि मौर्य काल में उस समय जो अकाल वगैरह पड़ा था उसका वर्णन जो है बांग्लादेश से प्राप्त शाहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में मिलता है, याद रखना है इसको। देखिए अशोक के जो अभिलेख है इस तरीके से भी हम लोग को थोड़ा सा देख लेंगे तो याद रहेगा। शिलालेख, गुहालेख, स्तंभ लेख, ये 3 प्रकार के हैं। शिलालेख में जो है वो सबसे बड़ा जो है दीर्घ शिलालेख जो है वो गिरनार मानसेहरा इसका है। और लघु शिलालेख है वो भाबरू है, जो हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे गुहालेख, गुहालेख का मतलब क्या हुआ, वो जो गुफाओं के अंतर्गत जो है, गुफाओं के अंदर जो रहता है, ठीक है, तो उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है तो वो, तो ये विश्व झोपड़ी सुदामा गुफा हम लोग देख चुके हैं इसको भी। अब यहाँ पे स्तंभ लेख, स्तंभ लेख में जो है लघु स्तंभ लेख कौन सा है, सारनाथ का, देखेंगे इसको। दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख में क्या है, दिल्ली, ये दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे इसको। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे। देखिए ये गिरनार का शिलालेख है, ठीक है, गिरनार का शिलालेख है। अब यहाँ पे आपको अच्छे से अब याद रखिएगा ना कि गिरनार का जो शिलालेख है वो अशोक से संबंधित है, अशोक के द्वारा इसका लिखाया गया है इसको। तो ये जो देखिए इसमें ये हल्का हल्का जो दिख रहा है ना, ये हल्का हल्का जो दिख रहा होगा, ये जो है ना, ये बहुत बड़ा एक तो पहले पत्थर है, ये देख सकते हैं आप, इसको ऐसे करके एक पत्थर है, ठीक है। इसी पत्थर पे जो है अशोक अपने हिसाब से ये काट पीट करके इसको, ये ये पूरा शिलालेख पे अपना जो भी नीति वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे लिखवाता है। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो गिरनार शिलालेख है इसमें ये एक तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा गिरनार जो शिलालेख है वो किससे संबंधित है, तो अशोक से संबंधित है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं ये शिलालेखों में ये दीर्घ शिलालेख है और ये अशोक से संबंधित है। तो गिरनार का ये शिलालेख अशोक से संबंधित है और सबसे बड़ा शिलालेख है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भाबरू शिलालेख हम लोग पहले भी देखे थे, देखिए यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है ना, सब लिखा हुआ है इसमें, ये देख लिए हम लोग। देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से स्तंभ लेख भी रहता है, ये हम लोग का यही पार्ट है, ये
इसका छोटा सा पार्ट यहाँ पे है, इसमें आपको अच्छे से लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। लिखा हुआ अक्षर यहाँ पे दिख रहा है इसमें। और ये इस तरीके से बड़ा सा ऐसे ऐसे रहता है ये। इसमें सब पूरा यहाँ पे पूरा ज्ञान की बातें इसमें लिखी गई हैं। तो पहले के लोग ऐसे लिखते थे, ठीक है, बुक वगैरह छापने वाला काम नहीं था। पहले जितना लोगों का ज्ञान था वो लोग ऐसे करते थे। और ये ज्ञान कौन लिख पाएगा? जो राजा महाराजा रहेगा, जिसके पास हर चीज रहेगा। तो इसलिए अशोक के द्वारा ये सब इतने बड़े बड़े जो स्तंभ लेख है इस पे बनाए गए हैं ये सब, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, तो ये इस तरीके से होता है, ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये हम लोग इसको समझ गए, अब अच्छे से याद भी रहेगा, है ना। हाँ। उसके बाद से ये तो हम लोग को अच्छे से जानकारी है, ठीक है। ये स्तंभ लेख ये जो है अच्छा, आगे चल करके हम लोग देखेंगे। ये जो है ना ये सिंह, यही हम लोग को दिखता है नोट में, ठीक है। अच्छे से देख लो इसको, है ना। आगे अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा समय हो गया है। देखिए साम्राज्य में यहाँ पे मुख्यमंत्री एवं पुरोहित को, अब यहाँ पे हम लोग राजनीतिक व्यवस्था देख रहे हैं, ठीक है। मौर्य वंश का राजनीतिक व्यवस्था देख रहे हैं, बाकी हो गया अशोक के बारे में बहुत सारा चीज जानकारी मिल गया। अब हम लोग मौर्य वंश का राजनीतिक व्यवस्था देख रहे हैं, ठीक है। मौर्य यहाँ पे साम्राज्य में क्या होता है, मुख्यमंत्री और पुरोहित को नियुक्ति करने के लिए गजब का यहाँ पे सिस्टम, ये सारी चीजें अच्छी हैं। बहुत अच्छा लगता है एक सिस्टम, मैं आगे बताऊंगा आपको, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो उनकी नियुक्ति करने के लिए ना, उनके चरित्र को परखने के लिए उनका भी जांच परख होता है ये सब चीज। यानी कोई भी कौन मुख्यमंत्री या पुरोहित इस तरीके से बनेगा उसका। और इस जांच को उपधा परीक्षण कहते हैं। उपधा परीक्षण सबको याद रखेंगे ना, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे सम्राट की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद भी होता था। इनकी सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? या तो 12, 16 या 20, तो इस तरीके से हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में जो सबसे शीर्ष अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ के नाम से उनका उल्लेख मिलता है। इसको महामात्र भी कहा जाता था, ठीक है। तो महामात्र या फिर तीर्थ, ये कितने होते थे? तो 18 होते थे। देखेंगे कई बार प्रश्न में आता है कि मौर्य वंश में जो तीर्थ हैं उनका उनकी संख्या कितनी थी, तीर्थों की संख्या कितनी थी, या तीर्थ किसको कहते हैं? तो ये जो होते हैं शीर्षस्थ अधिकारी, जो उच्च अधिकारी होते हैं, उन्हीं को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में यहाँ पे चर को जो है जासूस कहा गया है। तो चर जो होता था वो जासूस होता था, तो चर को जासूस कहते थे, ठीक है। अशोक के समय में यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 थी, ठीक है। 5 प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है। और 5 प्रांतों में जो बटा हुआ था, उन प्रांतों को यहाँ पे चक्र कहा जाता था, ठीक है, चक्र। और प्रांतों का जो शासन करने वाला जो होता था उसको या तो वो कुमार होता था, या आर्यपुत्र, या फिर राष्ट्रिक कहलाते थे, ठीक है। देखिए आप प्रांत प्रांत को देखिए यहाँ पे, जो मौर्य साम्राज्य का जो प्रांत है उसमें 5 प्रांत, क्या क्या प्रांत है यहाँ पे? ये उत्तरापथ, उत्तरापथ में आपको ये दिखेगा तक्षशिला। अभी देखेंगे हम लोग मैप में, पहले इसको देखिए। 5 प्रांत को याद रखना: उपरापंत, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापंथ और प्रासी, यानी कि पूर्वी प्रांत, ठीक है, प्रासी। ये उत्तरापंथ और दक्षिणापथ ये तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अवंती, कलिंग और प्रासी, यानी कि पूर्वी प्रांत। तो यहाँ पे जो अवंती राष्ट्र है उसकी जो राजधानी है उज्जैनी, ठीक है। कलिंग जो है उसका हम लोग देखें तोसली। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, ठीक है। मैं मैप में दिखाऊंगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा, आपको अच्छे से याद रहेगा। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि 5 प्रांत में जो मौर्य जो साम्राज्य था वो 5 प्रांतों में विभाजित था, ठीक है। प्रासी, पूर्वी प्रांत, जिसको यहाँ पे जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। अब इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं जल्दी से। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये है ये तक्षशिला, ठीक है। ये तक्षशिला हो गया पहली राजधानी। यहाँ पे ये उज्जैन भी है, यहाँ पे ये पाटलिपुत्र हो गया, तोसली हो गया, यहाँ पे ये स्वर्णगिरी हो गया, ठीक है। तो और क्या क्या है इसमें? तक्षशिला, उज्जैन, ये उज्जैन भी हो गया। तक्षशिला जो है यहाँ पे ये उत्तरापथ, ये इधर आ गया, ये उत्तरापथ का जो राजधानी होगा, यानी कि ये जो पथ है इधर उत्तरापथ, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र ये प्रासी जो है
यानी कि ना जो मैप है ना, मैप के थ्रू उनका नाम भी रखा गया है। ये उत्तर में है तो उत्तरापथ, ठीक है। दक्षिणापथ, तो यहाँ पे दक्षिण में है इसलिए दक्षिणापथ। और ये क्या है यहाँ पे, ये स्वर्णगिरी, इसकी राजधानी क्या है, स्वर्णगिरी। और इधर ये जो है ये कलिंग जो है उसका, ये कलिंग है ना, ये कलिंग का राजधानी क्या है, तोसली। प्रासी या फिर पूर्वी प्रांत, तो ये पूर्वी प्रांत है, तो पूर्वी प्रांत का क्या हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, ठीक है। और ये कहाँ गया, उज्जैन के लिए अवंती राष्ट्र, ये अवंती राष्ट्र के लिए, बस यहाँ पे मैप समझ नहीं आया। अवंती राष्ट्र बस याद रखें, अवंती राष्ट्र एक था, उसमें उसकी जो राजधानी है उज्जैन। तो ये 5 प्रांत आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब सामाजिक व्यवस्था देखते हैं, ठीक है। मौर्य जो वंश है उसका सामाजिक व्यवस्था देखिए, यहाँ पे गजब का चीज मिलता है। जो चाणक्य है ना अर्थशास्त्र में, और हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि जो परंपरागत जो सामाजिक व्यवस्था है ना, 4 वर्ण होते हैं उसमें, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ये होते हैं। लेकिन जो मेगास्थनीज है ना, मेगास्थनीज जो हम लोग शुरू से देख रहे हैं, जो इंडिका लिखा हुआ है पुस्तक, बहुत दिनों तक यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के पूरा शासन काल में रहता है लगातार, वो लोग अपना अब उस तरीके की वहाँ पे व्यवस्था देखता है, और उस तरीके से वहाँ पे वो मतलब एक तरीके से उल्लेख करता है यहाँ पे, ठीक है। वो जो है, जो वर्ण व्यवस्था है ना उसको 7 भागों में बांट करके बताता है, जो मेगा स्थनी से। पता नहीं कैसे सोचा होगा, या फिर सच में ऐसा होगा। और गजब का है, देखेंगे ना आगे, इनका आधार भी क्या है पता है, आर्थिक आधार पे है। ये जो हम लोग देखे हैं, जो बहुत पहले से चला आ रहा है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब जन्म के आधार पे चल रहा था। और यहाँ पे देखेंगे आप मौर्य साम्राज्य में, ये जो है आर्थिक आधार पे इसको बांट दिया गया है। मतलब आर्थिक आधार पे 7 वर्ग रहेंगे, ठीक है। और जो 7 वर्ग रहेंगे उसमें किसी में भेदभाव नहीं रहेगा, वो काम के लिए, बस काम के अंतर्गत तो लोग चेंजेस है उनका, ठीक है। वर्ग उनका बटा हुआ, देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए सबसे पहले दार्शनिक, दार्शनिक वर्ग है देखिए यहाँ पे, ठीक है। और दार्शनिक के अंतर्गत कौन आ रहे हैं उसको देखिए, ठीक है। यहाँ ये पुजारी आ रहे हैं, इनको भी दार्शनिक माना जा रहा है, ठीक है, तो है ही है। बाकी भिक्षु भी हैं। मतलब यहाँ पे पता चलता है कि जो भिक्षु है ना, हम लोग नॉर्मली अब क्या भिक्षु यहाँ पे जो भिखारी जो होते हैं ना, साधारण भाषा में, वो लोग का क्या हो गया है कि थोड़ा सा हम लोग का विचार भी बहुत ज्यादा समाज में जो सामाजिक जो धारणा है उसके कारण से बिगड़ गया है। और साथ में कई बार क्या होता है, उनको उनका यूज भी होता है। तो इस तरीके से जो है ना, अभी का जो भिखारी और जो इस तरीके का जो बहुत सारी इसमें परिवर्तन आ गई हैं। पहले के जो भिक्षु होते थे ना, उनका एक तरीके से भिक्षा जो मांगने का जो एक जो उनका एक जीवन जीना, ठीक है, जीवन व्यतीत करना, भिक्षा मांग करके करना, मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं वो ईश्वर से अपना जोड़ करके सब चीजों को देखते थे, ठीक है। उससे वो लोग भिक्षा मांग करके जीवन व्यतीत करेंगे, और उस तरीके से वो लोग ज्ञान शिक्षा ये सब प्राप्त करेंगे, अगले को देंगे। इस तरीके का उनका उस समय का होता था समझ, ठीक है। लेकिन अभी का क्या है, एक अलग तरीका हो गया है। तो उस समय के लोग यहाँ पे उसमें दार्शनिक क्षेत्र वर्ग में आते थे। उसके बाद से है विद्वान, विद्वान भी इसी में आते थे, दार्शनिक वर्ग में। ये पहला वर्ग हुआ। दूसरा हुआ कृषक। जो कृषक है वो मेगास्थनीज जो है, इसमें 7 वर्गों में ये कृषकों की संख्या सबसे ज्यादा बताता है, यानी कि कृषक जो वर्ग है वो सबसे अधिक होता है। यहाँ पे पशुपालक भी एक वर्ग है, जो पशुपालन का कार्य करते थे पशुपालक वर्ग में। व्यापारी, जो व्यापारी होते थे वो शिल्पी, ये अधिकांशतः नगरों में निवास करते थे, शिल्पकारी हैं, रईस लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे सैनिक समाज में, सैनिक समाज में जो यहाँ सैनिक समाज ये भी एक अलग वर्ग था। ये किसानों के बाद जो होते थे सैनिक, इनकी संख्या सर्वाधिक थी, यानी किसान के बाद फिर ये लोग, ये वर्ग था। यहाँ पे निरीक्षक, ये समाज में जो व्यवस्था का जो व्यवस्था कैसा है उसका निरीक्षण करते थे, तो इनका भी एक अलग वर्ग था। उसके बाद से आते थे मंत्री। तो ये समाज में इनके अंतर्गत जितना भी ये शासक वर्ग थे, ये लोग मंत्री वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये इस तरीके से 7 वर्ग में बांट दिया गया था। गजब का चीज है ना, ये अलग से एकदम कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो अच्छे से इसको याद रखेंगे, है ना। ये हम लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अशोक के समय जनपदीय जो न्यायालय है उसके न्यायाधीश को
राजुक कहा जाता था, याद रखना है अच्छे से, राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी या फिर राजकीय भूमि हम लोग कह लें, सीता भूमि कहा जाता था। यहाँ पे सीता भूमि, राजकीय भूमि को या फिर सरकारी भूमि एक ही बात है। राजा उस समय सरकारी होता था, तो सरकारी भूमि या राजकीय भूमि। उससे जो कर प्राप्त होता था उसको सीता कहते थे। ये भी आपको याद रखना है। जो राजकीय भूमि है वो कौन सी भूमि हुई? सीता भूमि। इससे जो प्राप्त होने वाला आय है वो सीता कहलाता है। ठीक है, जो कर टैक्स, उसका नाम सीता था उस समय। तो सीता यहाँ पे क्या नाम है? मौर्य साम्राज्य में अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, बिना वर्षा के एक अच्छी खेती, यानी कि कोई ऐसा खेत है, कोई ऐसा भूमि है जहाँ पे वर्षा नहीं हो रहा है फिर भी वो बहुत अच्छा वहाँ पे फसल हो रहा है, तो उस क्षेत्र को या फिर उस भूमि को अदेव मातृक भूमि कहा जाता था। अदेव मातृक भूमि, इस तरीके से प्रश्न आता है। हम लोग अभी प्रश्न भी देखेंगे, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। मौर्यकालीन वास्तुकला, बस अब ये लास्ट है। तो मौर्यकालीन वास्तुकला जो है, यहाँ पे लकड़ियों का भवन, वहाँ पे उस समय वास्तुकला जो है लकड़ियों का अधिक वहाँ पे भवन बना होता था मौर्य काल में। लकड़ियों का यूज बहुत ज़्यादा हुआ है भवन जो बनाने में मौर्य काल में, अच्छे से याद रखना है इसमें। और इसका जो साक्ष्य है वर्तमान पटना में मिला हुआ है। पाटलिपुत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मौर्य साम्राज्य में। मौर्य काल में पत्थर के यहाँ पे कुशल कारीगर भी होते थे। यहाँ पे पत्थर के भी बहुत कारीगर हैं। आप देखिए ना, पत्थर को काट करके बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई गई हैं। प्लस आपको सांची का स्तूप दिख जाएगा। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ जो अभी मैं दिखाया था, जो नोट में वो शेर जो दिखते हैं, 4 शेर, तो वो पत्थर के शेर हैं। और उनको उस समय अशोक के समय में, ठीक है, नक्काशी करके उसको काट पीट करके बनाया गया। तो काफी कुशल कारीगर थे उस समय मौर्य काल में। ठीक है, तो अशोक के यहाँ पे मध्य प्रदेश में सांची का भी स्तूप बनवाया है, जो सबसे बड़ा स्तूप है अशोक के द्वारा बनवाया गया है। अच्छे से याद रखेंगे। अशोक ने यूपी में ये सारनाथ, ये जो है सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया है यहाँ पे। ठीक है, जिस पर 4 पत्थर के शेर को एक ही जगह पर रखा गया है। ठीक है, जो ये अहिंसा का सूचक है। ठीक है, और यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो ये हम लोग को वास्तुकला के अंतर्गत इतना हम लोग को जानकारी रखना है अच्छे से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, यही है। ठीक है, स्तंभ देख रहे हैं, ये ऊपर में शेर, ये जो है ना, ये इसका पीछे से राउंड में घूमेंगे तो फिर वहाँ उधर भी 2 शेर दिखेंगे आपको। देख रहे हैं कितना, ये इसका जो नक्काशी, इसका सब डिजाइन वगैरह सब ये पूरा पत्थर है, पत्थर का बनाया गया इस तरीके से। तो ये काफी एक बहुत ही यूनिक है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग प्रतीक चिन्ह के रूप में, हम लोग को नोट में भी दिखेगा, प्रतीक चिन्ह के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं, हर जगह पे आपको दिखेगा। ठीक है, ये है सांची का स्तूप। ठीक है, बहुत बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप, हम लोग पहले भी देखे थे बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो ये सांची का स्तूप है। अब हम लोग, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद से लास्ट में अब बस थोड़ा सा और धैर्य रखना है। देखिए, ये ना एक दिनों से मैं लगातार पहले तो सोच सोच के, और बहुत सारा चीज़ ऐसा था जिसको करने के लिए समय लगता है। ठीक है, तो लगभग लगभग इसमें अभी पिछले दिन का वीडियो भी नहीं डाल पाया हूँ। ये आज डाल रहा हूँ, मतलब एक दिन गैप हो गया है। और गैप इसीलिए हुआ है क्योंकि ये जो मौर्य साम्राज्य है इसको मुझे बहुत अच्छे से बताना था, मतलब बहुत अच्छे से इसका तैयारी करना था। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सोच सोच करके किसी भी तरीके से, मतलब अच्छे से पूरा कोशिश किया हूँ मैं कि ये जो मौर्य साम्राज्य इसमें कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसका तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तो फिर भी, अगर हम लोग का जैसे अपना, मैं इतने लंबा समय तक केवल एक वीडियो के लिए इतना देरी तक हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आपको, हम लोग को मोटिवेट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगता। ठीक है, आपको एक लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में कोई भी, किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगता है, सब फ्री है। और कितना समय लगता है? केवल 1 घंटे का, सॉरी, 1 सेकंड का समय लगता है। 1 घंटे का तो मुझे लगता है अभी मैं 1 घंटे से ज़्यादा हो गया होगा मेरे हिसाब से। अभी केवल वीडियो को मतलब एक तरीके से यहाँ पे केवल अभी रिकॉर्ड हो रहा है ना, अभी इसको बनाने का समय तो अलग है।
तो ठीक है, तो आपको केवल 1 सेकेंड लगेगा सब्सक्राइब करने में, आपको इसमें कोई खर्चा नहीं है, आप मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा उतना ज़्यादा मेहनत मैं इसमें करूँगा और भी अच्छा इसको करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में आपको जैसे ही मैं पढ़ूँ आपको तुरंत आंसर आना चाहिए किसी भी हालत में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर से जाइए और फिर से देखिए वीडियो को। बहुत ही मतलब एक एक चीज आप अच्छे से आप सारा आंसर आप दे सकते हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा था आपको याद कीजिए, कहाँ भेजा था? सुसीम और अशोक को कहाँ भेजा था बिंदुसार ने? ये एसएससी 2019 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए है स्वर्णगिरी, बी है तक्षशिला, सी है उज्जैन, डी है वैशाली। अगला प्रश्न देखते हैं। ये समझ में आ गया ना? अगर नहीं आया तो बस यहाँ से बैक जाओ, फिर से एक बार वीडियो को अच्छे से देखो। बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये मौर्य साम्राज्य। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रिय था? देव नाम प्रिय था किसका है? देव नाम प्रिय एक तरीके से गाना भी चलता है ना जब अशोक का वो आता है तो कुछ सीरियल वगैरह में भी। ठीक है, तो ये यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये सम्राट अशोक, ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, महा यह भगवान महावीर। तो ये इस तरीके से नाम है। अब इसमें से बता सकते हैं आप क्या सही ऑप्शन हो सकता है। आगे देखते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया? आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा धर्म था वो? ऑप्शन ए आजीवक, बी है बौद्ध धर्म, सी है हिंदू धर्म, डी है जैन धर्म। ठीक है, अगर ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप छोड़ दो, फिर है ना, पढ़ाई छोड़ दो आप, है ना। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, कौन जो प्राचीन धर्म का बहुत ही एक तरीके से प्रसिद्ध शासक होता है वो जैन धर्म को अपनाता है? इतना चीज आपको बता दिया गया है। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है समुद्रगुप्त, डी है महाकश्यप। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन हो सकता है? तुरंत आप एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। कुछ भी नहीं करते हैं तो कम से कम कीजिए। बहुत बहुत अच्छे से आपको ये चीज़, बहुत मेहनत से आपको ये सारा चीज़ किया जा रहा है ना, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे यदि आप लास्ट तक रुके, आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं। तो अब आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि जो ये पूरा इसके लिए जितना मेहनत किया गया है सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इससे लाभ मिला है कि नहीं मिला है। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो मैं जरूर वेट करूंगा कि आप एक कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का आंसर आप तुरंत कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है उसका आंसर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ठीक है, आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है बिंदुसार। क्या हो सकता है बताइएगा। इसको अच्छे से सोच करके आपको बताना है, गलत नहीं होना चाहिए। एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको सही करना है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? बीपीएससी 2015, एमपीपीसीएस 2015। ठीक है, अच्छे से आप इसको भी मतलब कमेंट करके बताइए। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। ठीक है, या फिर आप 10 बार इस वीडियो को देखिए तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा, है ना। मतलब बहुत ही बार बार मैं इसका यूज किया हूँ, बार बार इसका मैं नाम लिया हूँ। ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी है ऋग्वेद, सी है पुराण और डी है इंडिका। अगला प्रश्न देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? है ना, बहुत गजब का प्रश्न है ना। और ये किसमें प्रश्न है? ये यूपीएससी में है हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 4, बी है 5 और ये सी है 6 और डी है 7। तो कितने एक तरीके से समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया मेगास्थनीज? ठीक है, अगला प्रश्न है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बनाया था या बना था? ये बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। किसमें? पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में कौन सा साक्ष्य मिला हम लोग लास्ट में ही पढ़े हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है ईंटों का,
बी है पत्थर का, सी है लकड़ी का, डी है मिट्टी का। मैं सबको अच्छे से हिंट भी कर रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आप कोई भी प्रश्न अगर आप गलत किए तो आप फिर से रिटर्न जाओगे, वीडियो को फिर से देखोगे और नोट्स बनाओगे सबको लिख करके, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपके लिए है ये। जितना ज़्यादा इस तरीके से करेंगे एक बार में, एक वीडियो में आपको पूरा अच्छे से इस चैप्टर का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? एमपीपी से 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है अशोक, बी है गौतम बुद्ध, सी है चंद्रगुप्त और डी है बिंदुसार। ठीक है, तुरंत पता चल गया होगा। आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कौन था ये बताना है आपको। एसएससी 2015 और यूपीएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है ये? ऑप्शन ए जॉन टावर, ऐसा कुछ नाम था क्या? बी हेनरी स्मिथ, या फिर सी चार्ल्स मैटकॉफ, या फिर डी जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स से क्या था? जीन्स था ना, तो जीन्स को याद रखना आप अच्छे से, जीन्स वाला प्रिंस। चलिए आगे देखते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा तक्षशिला का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? किस शिलालेख में है? ये यूपीपी से 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ये पहला शिलालेख में है। पहला शिलालेख में है, या फिर 12वां में है, या फिर दूसरा में है, या फिर 13वां शिलालेख में है? तो आपको ये बताना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। लास्ट प्रश्न है ये। मौर्य काल में सती का तात्पर्य है? मौर्य काल में सती का तात्पर्य है, बताया था आपको। एसएससी 2015 में ये पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है एक देवी, बी है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, सी है एक धार्मिक संप्रदाय, डी है उसर भूमि। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अ, पूरा गला सब बैठ गया अब अच्छे से। ये वीडियो तो बन गया है। अब बस थोड़ा सा आपसे यही निवेदन है कि आप भी मोटिवेट करें अच्छे से और चैनल को सपोर्ट करें। इसी तरीके से मेहनत के साथ वीडियो आएगा आपके सामने, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए इस चैप्टर का।